आज हम लोग लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ जो घटना चक्र की नई बुक है, जो बिहार एसएससी, बीपी एसएससी और सीएसबीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बढ़िया पूर्वावलोकन की है, जो 2012 से लेकर 22 तक सभी क्वेश्चंस है इसमें। तो हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से। तो आद्य ऐतिहासिक और डैश और ऐतिहासिक के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल का हमारे पास बहुत कम रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले हो जाता है प्रागैतिहासिक काल। जिसके पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। उसके बाद हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। जिसमें हमारे पास लेखन की कला उपलब्ध थी, लेकिन नीचे जिस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है आद्य का, उसे कहते हैं जिस काल में लेखन की कला का प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सके। और इसके अंतर्गत कौन सा सभ्यता जाता है? सिंधु और वैदिक सभ्यता आती है। उसके बाद हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है, जिससे हम उस समय के बारे में हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है सबसे पुराना युग है। क्वेश्चन के अनुसार सबसे पुराना आर्कियन एज होगा। इस काल में चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, इसलिए इसे एजोइक काल कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये हो गया मेहरगढ़ से। बोलन नदी तट पर स्थित मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक कालीन बस्ती है, जो बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पालतू पशुओं में भेड़, बकरी और भैंसों को पाला जाता था तथा खेती के लिए गेहूं और जौ आदि को उगाया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो नेक्स्ट सिंधु घाटी के लोग थे। तो सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकृति के थे। शाकाहारी भोजन के रूप में गेहूं, जौ, दही, मांसाहारी भोजन के रूप में मछली आदि और मांस खाते थे। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील किस जानवर अंकन नहीं है? तो गाय का अंकन नहीं है। तो इसमें किस जैसे पशु जैसे हाथी, बाघ, गैंडा आदि का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशु की मोहर पर मिलती है। नेक्स्ट रहेगा सिंधु घाटी कौन से स्थल पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में हो जाएगा हड़प्पा। तो लोथल हो जाएगा गुजरात। नीचे देखिए लोकल भगवा नदी के किनारे गुजरात, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान, और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण है? तो डॉकयार्ड लोथल गुजरात में। शहरों में लोथल डॉकयार्ड मौजूद है। लोथल का खोज पुरातात्विक एस.आर. राव के निर्देश में की गई थी। मोहनजोदारो की तरह लोथल का अर्थ है मुर्दों का टीला। और ये किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट होगा हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला सुमेलित करें तो लोथल हो जाएगा गुजरात। तो ये क्या हो जाएगा 4।
तो ए का 4 2 में है, रोपर हो जाएगा तो रोपर इन पंजाब, तो ये भी सही है। डी हम लोग को मैच करना है, तो कालीबंगन, तो कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा डी का, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग बर्तन में किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी लोगों के बर्तन क्ले से और चिकनी मिट्टी से बने होते थे। क्ले और चिकनी मिट्टी। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन चिकनी मिट्टी से बने होते थे। प्राय कुम्हार के चाक पर निम्नलिखित इन बर्तनों का समांतर लाल चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर और उस पर काले रंग के सुंदर चित्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है, तो हड़प्पा का है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। नीचे देख लेते हैं, लोथल गुजरात में, रोपर पंजाब में, बाबरकोट गुजरात में और हड़प्पा साहिवाल पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में किसमें विशिष्टता रखती थी? तो सिंधु घाटी वॉज बेस्ड इन नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कार्बन डेटिंग पद्धति से सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता को कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है। यह सभ्यता थी। इस सभ्यता से प्राप्त स्थलों में से कुछ बड़े नगरों की संज्ञा मिली है, यह जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। सिंधु घाटी के लोग नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड ऐसे ग्रिड पद्धति 90 डिग्री एंगल पर जो काटता है, तथा जल आपूर्ति व सीवेज की उचित प्रबंध किया। इससे सिद्ध है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर निर्माण योजना में विशिष्ट रखती थी। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदारो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में की। ये दुनिया के सबसे पुराने नियोजित और उत्कृष्ट शहरों में एक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है तो नगर नियोजन। वैसे तो ऑप्शन में सभी सही हैं, लेकिन मुख्य विशेषता नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पाशुपति की। मोहनजोदारो में पाशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव और पाशुपति की उपासना करते थे। पाशुपति मोहर पर क्या क्या मिला है? तो दाईं ओर गेंडा और भैंस और बाईं ओर हाथी और बाघ, और इस पे योग मुद्रा में बैठे हुए 3 मुख वाले देवता। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार के अधिकतर बने होते थे। तो ये ताम्र पाषाण युग है, तो तांबा के ही बने होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता औजार और इतिहास तो पाषाण मात्र, पाषाण व ताम्र देखते हैं। और ऑप्शन तो ऑप्शन डी ताम्र, तीन और कांस्य के, तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज, कॉपर, टीन एंड ब्रॉन्ज के बने होते थे। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन, तो सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानघर, ये कहाँ पर स्थित था? तो ये मोहनजोदारो में स्थित था। मोहनजोदड़ो में हाँ, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त सबसे बड़ा भवन था ये। अगला है, चलिए यहीं पे ख़त्म होता है सिंधु सभ्यता और महाजनपद काल से। मगध की प्रथम राजधानी, तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीव्रज। देख लेते हैं मगध की प्रथम राजधानी ग्रीव्रज
और अभी इसको राजगीर के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने गंगा और सोन के बीच में संगम पर पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया था, एक दुर्ग बनवाया था। उसके बाद उसके पुत्र उदयन ने इस मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र शहर बसाया? तो अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है मिलान करना है, तो ये महाजनपद और ये राजधानी, तो अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी बनारसी, कौशल की श्रीवस्ती, वत्स के कौशाम्बी। तो नीचे यहाँ मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो वत्स का कौशाम्बी 4 का 3 दिया हुआ है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के घाटी में कई जनपदों का उदय हुआ, जिनमें 16 प्रमुख थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों का उल्लेख बौद्धिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। तो इनका साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बौद्धिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। नेक्स्ट है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो तक्षशिला में, और अशोक को भेजा गया था शांत कराने के लिए। बौद्धिक ग्रंथ दिव्यानुदान के अनुसार मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के उत्तर प्रांत की राजधानी थी। प्रथम बार सुशीर तथा दूसरी बार अशोक ने विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। पुरानी लिच्छवी की राजधानी की थी? पुरानी लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। तो वैशाली बुद्ध काल के प्रथम गणराज्य वज्जी की राजधानी थी। यहाँ लिच्छवियों का शासन था। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया। यहाँ का प्रसिद्ध राजा चेतक था, जिसकी पुत्री का विवाह मगध के शासक बिंबिसार से हुआ था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला चेतक की बहन थी। नेक्स्ट हो गया तो नेक्स्ट है, कुछ छूट रहा है, बस समाप्त हो गया। अब वैदिक संस्कृति से, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देख लेते हैं। सत्यमेव जयते भारत सरकार के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से शीर्ष बार के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया है, और नीचे फलक देवनागरी लिपि में जो लिखा गया है वो सत्यमेव जयते, इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिए गए हैं, तो मुंडक उपनिषद से। संग्रहित का अर्थ है, तो संग्रहित का अर्थ है कोषाध्यक्ष। देख लेते हैं। ब्राह्मण कठोर यजुर्वेद में संग्रहित संहिताओं में राज्य परिषद के सदस्य के रूप में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। रत्नों की सूची में राजा के करीबी मंत्री, विभागाध्यक्ष, दरबारी शामिल थे। इसमें सेनापति, संग्रहित का मतलब कोषाध्यक्ष, मागधक मतलब अर्थमंत्री, और ग्रामी मतलब ग्राम के मुखिया आदि प्रमुख थे, जिनका प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। इन्हें ऋग्वेद के 3य मंडल में संकलनकर्ता माना जाता है। इन्हें ऋग्वेद के 3य मंडल का संकलनकर्ता माना जाता है। गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में है। सोमवेद में आकर गायत्री मंत्र ज्ञेय हुआ। समृद्धि के देवताओं की आँख माना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का प्रश्न वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर्वकर्मी की उस समय मगध पर शिशुनाग वंश का शासन था, जिसके
राजा थे काल अशोक। इस परिषद में बौद्ध धर्म को 2 भागों में महासंघ और स्थविर में बट गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन तो काल अशोक के टाइम में वैशाली में हुआ था। प्रथम अजातशत्रु दूसरा तो हो गया काल अशोक। तीसरा अशोक, थर्ड अशोक और फोर्थ श्रीनगर हर्षवर्धन, सॉरी कनिष्क, हर्षवर्धन लिख दिया गलती से। फोर्थ कनिष्क श्रीनगर। नेक्स्ट है योग दर्शन के संस्थापक। तो योग दर्शन के संस्थापक तो योग पतंजलि। योग के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक, इसके संस्थापक पतंजलि मुनि हैं। वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहन देने वाला कौन था? तो पतंजलि। नेक्स्ट है मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई? तो महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक लड़ी गई। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। नेक्स्ट है वैदिक देवता इंद्र देवता थे। तो वैदिक देवता इंद्र वर्षा और मेघ के देवता। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सशस्त्र सूत्र हैं। इनके इसी अतुल्य योगदान के कारण यह उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो ब्रह्मचार तो 25 से 50 वर्ष, सॉरी जन्म से 25 वर्ष तक, तो 1 का 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तो माइनस हो गया। उसके बाद गृह 1 का 1, गृहस्थी तो 25 से 50, तो बी का 2, तो आंसर हो जाएगा डी। और 1 प्लस 50 to 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष की उम्र में ले लिया ना। निम्न वेदों में से सही कालानुक्रम है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आंसर हो जाएगा बी। अथर्ववेद सबसे लास्ट में आया था। नेक्स्ट हो गया उपनिषदों में वेदांतों के रूप में माना जाता है, उनकी संख्या है। तो वेदांतों की संख्या 108। नेक्स्ट निम्नलिखित को मिलाइए। तो ये नदी है और उनके प्राचीन नाम है। तो वितिस्ता झेलम नदी। तो वह 1 का 3, तो पी और डी कट गए। उसके बाद अस्कानी तो चिनाब, तो बी का 1, तो बी का 1। 1 का 3, बी का सी में, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नीचे देख लेते हैं वितिस्ता चिनाब अस्कनी, सॉरी वितिस्ता झेलम अस्कनी चिनाब परुशनी रावी और विपाशा व्यास। नेक्स्ट ऋग्वेद में किस पशु को अघन्य घोषित किया गया है? तो ऋग्वेद में गाय को अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। चलिए यही भी एंड होता है। अब चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध। तो देख लेते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। बैसाखी पूर्णिमा का दिन। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग को
महाविष्कर्म कहा गया। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बौद्ध धर्म के गृह त्याग के से ज्ञान प्राप्त करने के बीच की अवधि को आर्य प्रहरण कहा गया। सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे बुद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। महावीर बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो मृत्यु महापरिनिर्वाण मृत्यु तो मृत्यु कहाँ हुआ, तो महावीर स्वामी का मृत्यु कुशीनगर, महावीर बुद्ध के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अंतिम में बुद्ध अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वो चंदू नामक लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे। उन्हें बुद्ध को शुकर मध्य खाने को दिया, जिसके रक्तस्राव हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। फिर वे कुशीनगर के गणराज्य में चले गए। कुशीनगर में उन्हें 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर को त्याग दिया। इसे महापरिनिर्वाण संज्ञा दी गई। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने लंबे वर्षों तक तपस्या की, तो ये हो गया भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए लंबे वर्षों की तपस्या और साधना व्यतीत किया। तो ये गया में भगवान नदी के किनारे प्राप्त हुआ और बैसाखी पूर्णिमा के रात को पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो कल्प का हो जाएगा यज्ञ का संपादन, छंद का हो जाएगा मंत्र, शिक्षा का होगा शुद्ध आचरण, तो डी का 4, सी का 3, तो ए आंसर हो जाएगा। निरुक्त का हो जाएगा शब्दों का व्युत्पत्ति। वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान बौद्ध ग्रंथ का संप्रदाय है। तो बौद्ध ग्रंथ 2 संप्रदायों में बटा हुआ, एक ठो हीनयान और महायान। वज्रयान हीनयान का ही सब कास्ट। हीनयान के अंतर्गत ही वज्रयान आता है। वज्रयान नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने संवादों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध पाली में। नेक्स्ट है बुद्ध ने संबंधित अवतारों में से जुड़ी प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है, तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। जन्म का प्रतीक कमल, गृह त्याग घोड़ा और महाबोधि का प्रतीक बोधि वृक्ष, और प्रथम प्रवचन जिसको धर्मचक्र कहते हैं, तो धर्मचक्र। भारत से बौद्धिक धर्म की शुरुआत कश्यप मंगता ने किस वर्तमान तो कश्यप मंगता में चीन में। कश्यप मंतगा एक भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चीन में बौद्धिक धर्म को पहुंचाया। मान्यता अनुसार वे लगभग 63 ईस्वी में हान राजवंश के सम्राट मिंग से मिले। मिंग के निमंत्रण पर भारत से चीन गए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट मिंग ने बुद्ध को स्वप्न में देखा एवं उनकी शिक्षा को चीन में लाने के लिए दूत भेजा था। ये दूत मंतंगा और धर्म रत्न को सफ़ेद घोड़ों के ऊपर बैठाकर चीन लेकर पहुँचे। इसलिए सम्राट ने उनके द्वारा निवास हेतु बनाए गए मठ को द व्हाइट हॉर्स टेम्पल कहा। व्हाइट हॉर्स टेम्पल। नेक्स्ट है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, तो मनु ने। इनके द्वारा रचित
मनुस्मृति में 4 वर्ण का वर्णन मिलता है। तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ गया? तो गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। लुम्बिनी में जन्म हुआ उनका। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोधगया में वैशाखी पूर्णिमा का दिन बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की आयु में कठोर तपस्या के तपस्या करके सिद्धार्थ बुद्ध अत्यक्ष ज्ञानी बन गए। बौद्धिक धर्म के बुद्ध की गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में की थी और घटना को महाभिनिष्कर्म कहा जाता है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये बोधगया में। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिन्हें सभी बौद्धिक संप्रदाय मानते हैं। ये बौद्धिक धर्म के प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध धर्म के 3 हुए, तो पहला हो जाएगा विनय पिटक, कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। पहला हो जाएगा विनय पिटक, उसके बाद सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक सबसे अंतिम में लिखा गया था। नेक्स्ट है बौद्धिक ज्ञान रचना किसने की थी? तो नेक्स्ट प्रारंभिक बौद्धिक धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये किस में की गई थी? तो ये पाली में की गई थी। चलिए, बौद्ध धर्म यहीं पे एंड होता है। और जैन धर्म, तो महावीर का जन्म हुआ तो 1540 ईसा पूर्व में। महावीर का वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ। वो ज्ञाति कुल के क्षत्रिय थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। यशोदा उनकी पत्नी और प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी और पिता उनके सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो ये कुंडग्राम में। निम्नलिखित में कौन से जैन 23वें तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ। जैन 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों को अरिहंत भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन के 24वें हुए तीर्थंकर हुए। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पार्श्वनाथ जैन 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और पारसनाथ पर्वत कहाँ है? झारखंड में। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म खत्म हो एंड हो गया है। चलिए मौर्य काल पे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य पे। तो
अशोक के समय कौन सी बौद्धिक संगति हुई? तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। यह संगीति समारोह संरक्षण में आयोजित हुई थी, परंतु अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। मोगलीपुरतिस्त इसके अध्यक्ष थे। इस संगति में अद्विदम पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट, समहर्ता कौन होते हैं? तो समहर्ता खजांची होते हैं। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समहर्ता कहलाता था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना था। समहर्ता के अधीन उनके अध्यक्ष होते थे और अपने अपने विभाग में राजकीय करों को एकत्र करते थे और व्यापार एवं व्यवसाय में का संचालन करते थे। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, किंतु उन्होंने देवानामप्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिरिस से कर डाली। कालांतर में मस्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक नाम किस शिलालेख में है? तो ये मस्की से। किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह स्तंभ पाया गया? तो ये अशोक। नेक्स्ट है, मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? तो ये एक राजदूत था। मैक्सथनीज सेल्यूकेटर निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मैग्नेथीस काफ़ी समय मौर्य दरबार में निवास किया। उसने भारत में जो कुछ देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। तो मैग्नेथीस की पुस्तक का नाम ये हो जाएगा इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी तो ये पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था मगध साम्राज्य का? तो उदयन। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईस्वी पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल लगभग 321 से 297 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और वो उसके गुरु थे भाद्रबहु, और उन्हीं के साथ वो दक्षिण की ओर चला गया था, जहाँ उन्होंने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट है, अशोक महान पुत्र थे। तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक महान बिंदुसार का पुत्र है। उसकी माता सुभ्रदागी और धम्मा चंपा एक ब्राह्मण कन्या थी। 1968 ईसा पूर्व में अशोक के ताजपोशी हुए और वह मगध के सिंहासन पर बैठा। राज सिंहासन के 90 वर्ष 261 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध कलिंग अभियान किया। उसके पिता बिंदुसार को तिब्बती ग्रंथ कग्यूर में अनेकों नगरों का विजेता बताया जाता है। बिंदुसार को क्या क्या कहते हैं? अब अमित्रघात और सिंहसेन। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन को अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, मिला शिलालेख लिखे गए हैं। अच्छा, किन किन भाषा में शिलालेख लिखे गए हैं? तो ग्रीक में तो लिखे ही गए हैं, खरोष्टी में भी लिखे गए हैं, अरमाइक में भी। संस्कृत में अशोक के शिलालेख नहीं लिखे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक मौर्य वंश। अशोक के अभिलेख इसका इतिहास जानने का मुख्य साधन है। मान्यता अनुसार उसने कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुई भीषण रक्तपात से दुखी होकर और हृदय परिवर्तन के कारण बौद्ध धर्म और अहिंसा का मार्ग चुना। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने 2
कड़े कानून, व्यवहार समता और दंड समता लाए थे। तो ये अशोक लाया था व्यवहार समता और दंड समता। मौर्य सम्राट के अशोक के समय व्यवहार समता और दंड समता का विधान किया गया। व्यवहार समता का तात्पर्य था कि सारी प्रजा विधि के समक्ष समान व्यवहार प्राप्त होगा, और तथा दंड समता का तात्पर्य था कि धर्म, जाति और वंश के भेदभाव के बिना अपराधी दंड की समानता होगी। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। तो ईसा पूर्व 2वीं सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिक नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकट्टम किसने मृच्छकट्टम किसने अच्छा, मृच्छकट्टम का अर्थ क्या है? तो मृच्छकट्टम का अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला भारतीय और यूनानी का मिश्रण था। तो भारतीय मूर्ति कला भारतीय और यूनानी मिश्रण है। कनिष्क राजा थे। तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे कि इन्हीं के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ। चौथा बौद्ध संगति। कनिष्क कुषाण वंश का शक्तिशाली था। तो सत्ताहीन होने पर कनिष्क ने 18 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग भारत सरकार में द्वारा किया जाता है। तो हमें किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? तो शक कैलेंडर का। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में चौथे बुद्ध संगति की आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान रहते थे। कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी पेशावर फिरोजपुर थी, जबकि बाद में इसे मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया। महान सम्राट कनिष्क किससे संबंधित था? तो कुषाण वंश। शक संवत प्रथम मास है। तो शक संवत चैत मास से शुरू होता है। नेक्स्ट मौर्य गुप्त काल। उस बृहद संहिता का उल्लेख कौन है जिसमें ज्योतिष, ग्रहों के चलन तथा और रत्नों, मणियों और रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया गया है? तो वराहमिहिर में किया गया है। वराहमिहिर गुप्तकालीन प्रसिद्ध ज्योतिष थे, जिनकी पुस्तक बृहद संहिता में ज्योतिष, ग्रहों का चलन, रत्नों, मणियों एवं रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? तो ये है सहानुभूतिशील बुद्ध से। अजंता की गुफाओं में सहानुभूतिशील बुद्ध द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है, जो मानवीय इतिहास में कला और उत्कृष्ट समय को दर्शाता है। अजंता की चित्रकलाओं में जातक कथाएं चित्रित है, जिन्हें बुद्ध में बोधिसत्व के रूप में पूर्व अवतारों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी का, जो लगभग 326 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इनके आर्यवर्त में 9 शासकों और दक्षिणवर्त में 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण ने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में विलियम जोन्स ने 1789 में किया था। नेक्स्ट, कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे।
निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री था? विशेषज्ञों में से, तो ये आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। आर्यभट्टा की प्रसिद्ध रचना है जो गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित है। 10 गीतिक सूत्र और आर्य सिद्धांत उनकी अन्य रचनाएं हैं। उन्होंने पाई का मान परिकलित किया। हर्षचरिता तथा कदम्बी बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रोग निदान एवं वैद्य चिंतामणि धन्वंतरि के प्रमुख। ये तो बिना काम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। आर्यभट्ट महान थे तो आर्यभट्ट महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है गुप्त वंश के अंतिम शासक। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोलशास्त्री कौन था? तो ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वराहमिहिर कौन थे? तो ये थे खगोल शास्त्री। 12वें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे। बृहद संहिता और पंचा सिद्धांतिका इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना किस रूप में की गई थी? तो एक बौद्ध मठ के रूप में किया गया था। गुप्त काल में नालंदा स्थापना एक बौद्ध मठ के रूप में की गई थी, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होकर प्रसिद्ध हुआ। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। किसके द्वारा? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। गुप्त काल में फाहियान किसके उद्देश्य से भारत आया था? तो बौद्धिक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं तथा बौद्ध धर्म के अध्ययन के उद्देश्य से भारत आया था। उसने इस दौरान भारत के बौद्धिक धर्म से संबंधित विभिन्न स्थलों का भ्रमण भी किया और वो नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था। किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित की खोज की थी? तो बीजगणित की खोज आर्यभट्ट ने की थी। चलिए, गुप्त वंश समाप्त हो गया। अब हर्षवर्धन काल मतलब गुप्तोत्तर काल। तो हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया? तो हर्षवर्धन काल। तो हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया? तो ह्वेनसांग। तो एच से हर्षवर्धन, एच से ह्वेनसांग और एक ठो और पूछते हैं फाहियान। तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकेंड। तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है हर्षवर्धन और फाहियान। तो एच फाहियान चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है इसमें से किसकी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षचरिता। हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखे हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदिनी तीनों हर्षवर्धन की रचना है, जबकि हर्षचरिता हर्ष के राजकवि बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट नीचे जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। राष्ट्रवाद के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरिता किसने लिखी है? तो हर्षचरिता अभी हम लोग ऊपर पढ़े बाणभट्ट ने। सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किया। उसने किसका वर्णन किया है?
तब उसने वर्णन किसका किया है? भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का। चीनी बौद्धिक धर्म और भारतीय बौद्धिक धर्म के बीच परस्पर व्यवहार, ये इसमें तो बोथ मोर देन वन हो जाएगा। तो यह पूर्व मध्यकाल देखते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है। तो ये एक भारतीय मंदिर की वास्तुकला शैली है। नेक्स्ट है मिहिर भोज शासक थे। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बहुत प्रसिद्ध शासक हुए। आदिलवाह की उपाधि धारण की, इनकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट प्राचीन भारत मिसक्लेनियस क्वेश्चन है। तो विविध पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरे दानिश अब्दुल फजल द्वारा किया गया था। तो आयर दानी अब्दुल फजल द्वारा। राजतरंगिणी के लेखक, तो ये कलहन, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ रखते हैं। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका शब्दार्थ अर्थ है राजाओं की नदी। हाँ, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल में आरंभ होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें 8 तरंग है। उस समय कश्मीर में केवल बौद्धिक धर्म था प्रचलित था। उससे पहले तरंग बताया गया है कि संबंध सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के समकालीन शासन गोनंद ने राज्य की स्थापना की थी। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक, तो ये हो जाएगा सोमदेव। नेक्स्ट रहेगा समय के संदर्भ में प्रत्यक्ष ईडी का अर्थ है, एडी का अर्थ है एनो डोमिन। अब न्यू वे ऑफ राइटिंग हो गया है। तो एक तो हो गया है BC हो गया, एक तो हो गया सी। तो BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सी का मतलब हो गया कॉमन एरा। कॉमन एरा ये न्यू वेड ऑफ इंडिकेटिंग ईयर है। 300 निम्नलिखित में से कथन सही है। 336 ईस्वी पूर्व ईसा पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है अब भी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसका सेना का स्वागत किया। और थर्ड है सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हुई। तो इसमें सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई नहीं है। तो ये हो जाएगा 323 में हुआ है सिकंदर की मृत्यु। तो 323 AD में सिकंदर की मृत्यु हुई। और फर्स्ट 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर सी हो जाएगा। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। मैसेडोनिया का यूनानी का राजा था। तो सिकंदर महान मैसेडोनिया के प्राचीन यूनानी राज्य का सम्राट था। नेक्स्ट है राजा राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजा राजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। इसको राजराजेश्वर मंदिर, इसे एक और नाम से जानते हैं, हाँ, बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर आगे क्वेश्चन आएगा, इसमें सबसे पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था।
भास्कर की लीलावती किस विषय की मानक मूल पाठ है? तो लीलावती गणित की किताब है। ये लास्ट ही पेज है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम गुरुकुल है? तो प्राचीनतम तक्षशिला गुरुकुल है। निम्न में से कौन सा मंदिर काल शिवालय के नाम से जानते हैं? तो काल शिवालय सूर्य मंदिर को जानते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको ब्लैक पगोडा कहते हैं। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर स्थित सूर्य मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य हेतु प्रसिद्ध है। इसे ब्लैक पगोडा और काला शिवालय भी कहा जाता है। बंगाल का पचतन नाम? तो बंगाल का पचतन नाम गौर। बंगाल का पचतन नाम गौर और गौर या बंग के नाम से बंगाल को जाना जाता था। तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा चोल, इसी को राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, जो पहले हम लोग देखे हैं। राजराजेश्वर टेम्पल। चलिए यहीं पे एंड हो गया एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ है किस एग्जाम में वो पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है ये बिहार एग्जाम्स के लिए। घटना चक्र की है। मेरे पास 2023 एडिशन था, न्यू एडिशन भी आ गया है 2024 वाला, अभी आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि न्यू एडिशन लेते हैं तो उससे भी कोशिश करेंगे मध्यकालीन भारत कंप्लीट करने का। देखिए इसमें दिया हुआ है किस किस एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिया है। बिहार एसएससी, बिहार विधान परिषद का भी है, हाई कोर्ट के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। दिखा देते हैं। बिहार हाई कोर्ट, बिहार विधानसभा और बीपीएसएससी, बिहार एसएससी और सीएसबीसी के बहुत बेस्ट बुक है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 10 लेक्चर में। एक टॉपिक सॉरी एक सब्जेक्ट एक लेक्चर में, 1 लेक्चर 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग 10 लेक्चर में। इसको फुल बुक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग चैनल को कीजिए थोड़ा सब्सक्राइब, लेट मी राइट। आप लोग चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर। चलिए थैंक यू।